हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस की। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको आपकी तैयारी में मदद करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम 1 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर के। इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की क्या विशेषता है। मतलब कि इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार या फिर अति सक्रियता विकार भी इसको बोला जाता है। तो सत्यानाश। आदमी नाम है, बताओ क्या? चुनौतियों से नहीं, चुनौतियों से परेशान। ठीक है, तो कट लगाएंगे यहाँ पर एक। ठीक है, स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्या बोला गया है कि ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की क्या विशेषता है। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। शॉर्ट में इसको ADHD के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विकार की अगर मैं आपको कुछ विशेषताएं बताई तो इसमें क्या होता है पता है कि इसमें बच्चा एक ही कार्य को ना, मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता। मतलब बार बार उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा, बार बार वो अलग अलग चीज़ों पर उसका ध्यान जाएगा, मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी उसमें देखी जाती है कि मतलब कभी पेन पकड़ेगा, कभी फेंक देगा, कुछ करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इसमें बच्चा। ठीक है, और ये बच्चों के लिए काफ़ी, मतलब जिन बच्चों को समस्या होती है उनके लिए काफ़ी समस्या हो जाती है कि वो लोग ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते किसी भी चीज़ पर, पढ़ाई से कह लीजिए या किसी भी चीज़ में। तो इसकी विशेषता क्या क्या है ये बताना है। सबसे पहले प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न। मतलब क्या बच्चों में इसमें बोला गया है कि बच्चों में क्या होता है कि प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न होता है। तो देखते हैं, ये तो ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विलंबित गतिक और भाषाई कौशल, या फिर उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव, या फिर आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। तो ठीक है, एक एक ऑप्शन को मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्या बोला गया है कि प्रतिबंधित और दोहरावदार पैटर्न। तो ये जो गुण है ना, ये है ऑटिज्म का। ऑटिज्म मतलब स्वलीनता। इसमें बच्चा क्या होता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर बार बार दिखाता है, एक ही काम को बार बार करता है। तो ये किसका है, ADHD का मतलब विशेषता नहीं है, ये है ऑटिज्म की विशेषता। इसमें क्या बोला गया है कि विलंबित गतिक और भाषाई कौशल। तो ये क्या है ना, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, मतलब इसको हम मोटर डिसेबिलिटी में जमा कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्प्रेक्सिया डिसलेक्सिया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें संबंधित कर सकते हैं इसको। तो ये भी किसका उदाहरण नहीं है, ये भी ADHD का उदाहरण नहीं है या फिर उसकी विशेषता नहीं है। और तीसरे वाले में क्या बात करेगी कि हाई लेवल्स ऑफ डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स। तो यहाँ पर मूड स्विंग्स तो ठीक है, लेकिन डिप्रेशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि डिप्रेशन क्या होता है कि डिप्रेशन में क्या होता है कि लगातार दिमाग में एक अवसाद जमा होता है। तो इसमें अवसाद तो जमा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, हाँ मिजाज में उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें कि आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, मतलब ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी। बहुत ही ज़्यादा बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उनका आवेग नियंत्रित नहीं होता। कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, एक जगह स्थिर उनको आप बैठाल कर नहीं रख सकते। तो यही है ADHD का क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ADHD को क्या बोला जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, याद रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम खालिस्तान होना चाहिए और निर्देश खालिस्तान होना चाहिए। मतलब कि पाठ्यक्रम कैसा हो और निर्देश कैसा हो, ये हमको बताना है किसमें, समावेशी कक्षाओं में, मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में। अब इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो इंक्लूसिव क्लासरूम वे क्लासरूम होते हैं जहाँ स्पेशल एबिलिटी वाले बच्चे, मतलब जिनको कि दिव्यांग बच्चे कहा जाता है, और सामान्य बच्चे, औसत दिमाग वाले बच्चे, औसत जिनका आईक्यू होता है, या फिर बिलो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे, सभी बच्चों को एक ही साथ पढ़ाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहा जाता है इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, जिसमें नॉर्मल बच्चे और स्पेशली एबल्ड बच्चे दोनों साथ में हो। ठीक है, तो इसमें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, देखिए दोनों प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक ही साथ पढ़ाया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है पहला लचीला हो और एक समान हो। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, लचीला हो, और यहाँ पर क्या आएगा कि एक समान हो। तो देखिए
लचीला यानी फ्लेक्सिबल, तो बिल्कुल सही बात है। कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? वो तो एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हर बच्चे के हिसाब से हम उनको पढ़ा सकें। ऐसा ना हो कि एकदम रिजिड है, हमने एक बना दिया एक कठोर टाइप का, और फिर बोल रहे सभी बच्चों को कि उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो उसको क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और सेकंड में क्या दिया कि एक समान होना चाहिए। देखिए, जब क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग सेक्शन के हैं, कोई स्पेशली एबल्ड है, कोई नॉर्मल है, कोई बिलो एवरेज है, कोई एवरेज है, अलग अलग प्रकार के जब बच्चे हैं तो हम उनको एक ही समान अगर इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब एक ही समान अगर उनको हम निर्देश देंगे, तो हम बहुत अच्छी पढ़ाई बच्चों को या बहुत अच्छा अध्ययन कार्य नहीं करवा पाएंगे। इसलिए यहाँ जो लचीला है वो तो सही है, लेकिन जो एक समान है ना, उसके वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड में क्या दिया गया है? सेकंड में दिया है कि मानकीकृत होना चाहिए और विभेदित होना चाहिए। तो देखिए, विभेदित मतलब डिफरेंशिएटेड, तो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विभेदित तरीके से पढ़ाएंगे, अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शन देंगे, तो बच्चों को चीज़ें समझ आएगी और बच्चे उस हिसाब से उनको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये मानकीकृत शब्द है ना, इस शब्द के कारण दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड सेट करके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो एक ही तरीके के नहीं हैं। अगर एक ही आईक्यू के होते, एक ही बैकग्राउंड के होते, एक ही तरीके के होते, तो आप उनको एक ही तरीके से पढ़ा सकते थे या मानकीकृत निर्देशों से पढ़ा सकते थे। लेकिन आपको निर्देश कैसे चाहिए? लचीले चाहिए, न कि मानकीकृत। मानकीकृत बोले तो एक प्राप्त हो गया कि मानक, इस मानक पर पढ़ाना है, उसी मानक पर आप पढ़ाए जा रहे, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ के कारण ये क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल हो और डिफरेंशिएटेड हो। बिल्कुल सही बात है कि मतलब कि जो हमारे करिकुलम है, करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम होना चाहिए फ्लेक्सिबल। और जो हमारे इंस्ट्रक्शन है या फिर निर्देश है वो कैसे होना चाहिए? डिफरेंशिएटेड, अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग। और लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है? यहाँ मानकीकृत दिया है, एक समान दिया, तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 17 का सी, या फिर 3 कह लीजिए, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बात करी गई है कि यहाँ पर बात करी गई है कि तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात करी गई है? यहाँ बातें करी गई है कि विकास के उस समय को संदर्भित करता है, मतलब खालिस्तान विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। मतलब सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली है कि ऐसा कौन सा बच्चे की इसमें टाइम पीरियड आता है, या फिर विकास का ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें कोई भी अगर नया कौशल हो या नई क्षमता हो, वो प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा तैयार होता है, और अगर एक बार वो मौके छूट जाए तो उस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान के चलिए कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है, 3-4 साल तक का बच्चा जो होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है भाषाई रूप में। मतलब कि अगर आप उसको कुछ भी सिखा रहे हो, मम्मी पापा या फिर बोलना कि बेटा ऐसे बोलो वैसे बोलो, तो क्या होता है, बड़ी जल्दी जल्दी सीखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे आप अभी मान के चलिए, आप हिंदी आपकी मतलब मदर लैंग्वेज है, ठीक है, मदर टंग है, तो आपको वो सीखने में बहुत कम दिक्कत गई होगी, क्योंकि आपका जो संवेदनशील काल था, जो 3 साल तक होता है, 4 साल तक होता है, उसमें आपको बहुत ही इजीली वो चीज़ें समझ आ गई। लेकिन वो टाइम जब अगर कोई 20 साल का मतलब कोई अगर मान के चलिए 20-30 साल का हो गया, अब अगर आप उसको एक इंग्लिश जहाँ बोली जा रही है वहाँ ले जाकर छोड़ भी दोगे, तब भी उतने जल्दी से वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। या फिर जो व्यक्ति जो मान के चलिए तमिलनाडु का है, केरला का है, जिसकी हिंदी नेटिव भाषा नहीं है, लेकिन आप उसको अगर 30 साल में वो भाषा सिखाने की सोचोगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं सीखेगा, लेकिन वो उतने आसानी से नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका एक क्रिटिकल पीरियड था। उसको क्या कहा जाता है हमको ये बताना है। मतलब कोई भी चीज़ जब सीखी जा सकने का सबसे बेस्ट टाइम हो, जैसे भाषा सीखने का सबसे बेस्ट टाइम 2-3 साल का जो समय होता है, 1-2-3 साल का समय, इस समय बढ़िया अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शन दोगे तो सीखेगा। क्या उसको विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं? वो टास्क जो आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर कहीं भी डेवलपमेंटल टास्क में ये बात नहीं करेगी कि वो क्रिटिकल, मतलब वो क्रिटिकली है उस समय में सीखना, ठीक है।
इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे क्या? नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक मतलब वाइगोत्स्की ने जो पूरा एक सिद्धांत दिया था उसी का एक क्या है कॉन्सेप्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये तो क्या होता है, जो बच्चा जानता है और जो बच्चा मदद के साथ कर सकता है उसके बीच का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया है, क्या उसको विकासात्मक प्रतिमान बोलेंगे? तो नहीं, उसको विकासात्मक प्रतिमान नहीं बोलेंगे। विकासात्मक प्रतिमान तो ये होता है कि जैसे बच्चा एक पर्टिकुलर एज में आया तो उसके दूध के दांत आ गए, एक पर्टिकुलर एज के बाद उसके दूध के दांत टूट गए, फिर नए दांत आ गए। ये होते विकासात्मक प्रतिमान जो बताते हैं कि विकास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सेंसिटिव पीरियड या फिर संवेदनशील अवधि। मतलब उस अवधि जिसमें कोई भी सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद अगर वो चीज़ नहीं सीखी गई तो बाद में उस चीज़ के बहुत ज़्यादा खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, संवेदनशील पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, मतलब आंसर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर कितना सही है? 1 सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं। निम्न कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? मतलब यहाँ पर एक कथन दिया गया है और विकास के एक सिद्धांत की बात हुई है, तो आपको बताना है कि किस सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ अलग अलग सिद्धांत दिए, सेंट्रेशन का दिया, इंटीग्रेशन, सिफेलोकॉर्डल दिया है, प्रॉक्सिमो डिस्टल दिया है। ठीक है, अलग अलग सिद्धांत है, दिशाओं के सिद्धांत है मेनली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ती है। मतलब जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, मान के चलिए छोटा सा बच्चा है, हालांकि ये बहुत बड़ा बच्चा है, मान के चलिए छोटा बच्चा है। अब क्या हो गया, शैशवावस्था का टाइम है, मतलब 0 to 2 ईयर्स का टाइम है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में, मतलब हाथ की तुलना में और पैरों की तुलना में टांग और जो बाह होती है, मतलब देखो ये होते हाथ, ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जहाँ पर ये हथेली बनी हुई होगी, और ये जो हिस्सा होगा ये क्या कहलाएगा, बाह, जिसको कि जो शोल्डर वाला जो पार्ट होगा ना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बाह ही तो बोला जाता है उसको। शोल्डर के नीचे वाला जो पार्ट होता है, मतलब हमारे कोहनी से ऊपर और शोल्डर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। और टांगे, मतलब ये तो हो गए पैर, ठीक है, ये हमारे पैर हो गए, यहाँ से अपना घुटना समझ लीजिए, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया टांग। तो ये जल्दी बड़े होंगे और ये जल्दी बड़े होंगे किनकी तुलना में, सामने वाले हाथों की तुलना में। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। एक दिया है केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण का सिद्धांत में क्या होता है, केंद्रीकरण का सिद्धांत ये है कि बच्चा किसी भी एक गुण की ओर केंद्रित होता है। मतलब अगर बच्चे को आपने क्या किया, एक अगर मान के चलिए मोबाइल दिया, तो उसके एक ही फीचर की ओर पूरा उसका ध्यान है, बाकी फीचर को देख नहीं रहा है, ये होता है केंद्रीकरण। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब बच्चा क्या होगा, बच्चे के सभी अंग एक अलग अलग पहले तो डेवलप होंगे, पैर अलग डेवलप होगा, हाथ अलग डेवलप होगा, और एक टाइम के बाद क्या होगा, पूरे का एकीकरण हो जाएगा और पूरी बॉडी उसकी एक कोऑर्डिनेशन में काम करने लगेगी। एक इकाई के रूप में जब उसकी बॉडी काम करने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, एकीकरण बोला जाता है। एक और क्या दिया गया है, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। मतलब कि अगर ये बच्चा है तो सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है कि विकास की दिशा इसके सर से लेके इसके पैर की ओर है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। इसको सिर पदोभिमुखी भी बोला जाता है, शीर्षगामी भी बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम है, इंग्लिश में इसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, मतलब कि सिर से लेके पैर की ओर का विकास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये भी हमारा इसमें क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया गया है। अब यहाँ पर बोला गया प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल या फिर समीप दूराभिमुख विकास, यही हमारा आंसर है। मैं समझा रहा हूँ कैसे, क्योंकि समीप दूराभिमुख ये सॉरी समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या होता है इसमें, मतलब ये मान के चलिए बच्चा है, तो इसमें जो विकास होता है वो समीप से, मतलब किसके समीप से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है या फिर हमारे जो शरीर का जो केंद्र है, इसको केंद्र से परिधि की ओर का विकास बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर का केंद्र है, मतलब ये हमारे समीप है, इससे दूर की ओर विकास बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो बाह वाला हिस्सा होगा ये डेवलप होगा, फिर हमारे हाथ वाला हिस्सा डेवलप होगा, फिर यहाँ से हमारी हथेली विकसित होगी, फिर हथेलियों के जो मोड़ है वो विकसित होंगे और उसकी ग्रिप बनेगी। मतलब केंद्र से परिधि की ओर विकास खींचेगा, मतलब समीप से, हमारे शरीर के समीप से दूर की ओर विकास जाएगा। और इसी को क्या कहा गया है कि हाथ पैरों की तुलना में टांग और बाह तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि टांगों का विकास जो है वो क्या है, थोड़ा समीप है, और फिर पैर जो है वो थोड़े से दूर है। तो इसको कहा गया है समीप दूराभिमुख विकास। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो 19th का आंसर कौन सा हो जाएगा सही, 19th का आंसर नंबर सी सही, मतलब 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, निम्न में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। मतलब बच्चों में क्या है, जो भी जेंडर स्टीरियोटाइप बने हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा एक सिंपल सा जेंडर स्टीरियोटाइप है कि अगर बारबी डॉल से खेलेगी या फिर पिंक कलर के कपड़े पहनेगी तो कौन पहनेगी, लड़की पहनेगी। और अगर कार से खेलेगा, ब्लू कलर के कपड़े पहनेगा, थोड़े से रॉयल, मतलब जो थोड़े से एकदम मर्दाना टाइप का, जिनको कि माना जाता है कि थोड़े से मैस्कुलिन टाइप के जो कपड़े होंगे या मैस्कुलिन टाइप के जो गेम होंगे, वो लड़कियां नहीं खेलेगी। आपने देखा होगा कि कबड्डी लड़कियां ज़्यादा नहीं खेलेगी। ये इस प्रकार की सोच है, मतलब खेलना तो चाहिए। इस प्रकार की सोच जो होती है वो क्या होती है, वही जेंडर स्टीरियोटाइप होती है। मतलब कि हम एक पर्टिकुलर जेंडर को एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से, पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस से बांध देते हैं। तो इसी चीज़ को क्या कहा गया है कि किस चीज़ को, समाज में प्रचलित जो जेंडर रूढ़िवादिता है, इसके प्रभाव को आपको बच्चों में कम से कम करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखते क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराएंगे और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा ऑप्शन लग रहा है, इसको मान के चलते कि थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जेंडर भूमिकाओं से हम परिचित करा रहे हैं और उनकी रुचियों के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी बच्चे को डॉल से खेलना पसंद है, या फिर किसी लड़की को कार से खेलना पसंद है, या फिर किसी लड़की को ब्लू कलर के ड्रेस पहनना पसंद है, किसी लड़के को पिंक कलर की शर्ट पहनना पसंद है, तो इसमें आप उसको टोकेंगे नहीं। आप उसको अलग अलग ऑप्शन बताएंगे और बोलेंगे कि आपको जो चूज़ करना है, आपको जिस तरीके के टॉयस चूज़ करने हैं आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई। यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मान लेना है कि बच्चे अपने जेंडर के हिसाब से कोई भी गतिविधि जो होगी उसको बच्चे अपना लेंगे। बिल्कुल गलत रवैया है। आप जब तक उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं, वो उन्हीं चीज़ों को मानेंगे जो उनको समाज में गलत तरीके से या फिर ऐसे सोर्सेस से बताई जा रही है जो सही नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद अपने से बताना होगा, ठीक है। बच्चों को पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करेंगे, ये भी गलत है। मतलब आपने बच्चों को बता दिया कि देखो बेटा, आप तो बॉय हो, आपको तो पिंक कलर के शर्ट ये सब चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, ये तो बहुत ही गर्लिश टाइप की चीज़ें होती है, लड़कियों के पहनने की चीज़ होती है, तो ये भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आप उनको एकदम ट्रेडिशनल वे में अगर सिखा दोगे तो वो उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे जो पहले से चली आ रही है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करेंगे। मतलब बच्चे का जो जेंडर है, मतलब कि जैसे जो फीमेल या मेल के हिसाब से, मतलब वुमेन या मैन के हिसाब से आप चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देंगे और फिर यूज़ करने बोलेंगे, तो ये भी नहीं करना है। बच्चों को चूज़ करने दीजिए, बच्चे को जो सही लगेगा वो कर लेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को क्या कर रही जा रही है, यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रता दी जा रही है। आप बच्चों को एक सभी जेंडर के प्रति क्या कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण है। मतलब कि एक मीनिंगफुल लर्निंग को आपको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, सुनिश्चित करना है। तो क्या चीज़ें होगी जो आप उसके लिए फॉलो करोगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ 4 ऑप्शन ये दिए हैं और उनके दिए हैं कि कौन कौन से ऑप्शन, मतलब इसमें एक से अधिक ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये सब चीज़ें दी है। सबसे पहले क्या दिया गया है कि सार्थक अधिगम के लिए क्या दिया गया है, भावनात्मक समर्थन का प्रावधान। इंग्लिश में पढ़े बोले तो प्रोविजनिंग ऑफ इमोशनल सपोर्ट। मतलब कि आपको बच्चों को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करना है अगर आप एक मीनिंगफुल लर्निंग करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चों को एक मतलब इमोशनल सपोर्ट दे पा रहे हो, तभी तो बच्चा अपने मतलब टीचर से कनेक्ट कर पाएगा, आपको अपने मन की बातें बता पाएगा, जो आप सिखाना चाह रहे हो उसकी तरफ ध्यान देगा। मान के चलिए आप एज अ टीचर आपका बच्चे से कोई कनेक्शन नहीं है, आप बच्चे से एक मित्रतापूर्ण आपका व्यवहार नहीं, तो बच्चा आपकी बात ही क्यों सुनेगा, ठीक है। तो अब जब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी तब तक आपकी बातों की वैल्यू नहीं होगी। तो एक आपका भावनात्मक समर्थन होना चाहिए बच्चों के प्रति, तो ये ऑप्शन तो सही है। एक सेकेंड। और सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया है, थोड़ा इशू आ गया था, सॉरी। सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया कि प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल क्रिएट करना चाहिए। मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या है, एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें कंपटीशन हो, राइवलरी हो, मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा की यहाँ पर बात करी गई है। तो बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिस्पर्धा के जरिए ही सिखाएं या प्रतिद्वंदिता के जरिए सिखाएं। आप एक
कोऑपरेटिव माहौल के जरिए, एक सहयोगी माहौल के जरिए सिखा सकते हैं। आपको कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है कि बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखें आप। हाँ, एक हेल्दी कंपटीशन आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, राइवलरी बोला गया है, कंपटीशन बोला गया है। मतलब इसका मतलब है कि ये कोई ऐसे कंपटीशन की बात नहीं कर रहा है जहाँ पर बच्चे एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ की बात कर रहा है कि गला काट प्रतिस्पर्धा है, जो आगे बढ़ गया वो जीत गया, उस टाइप की सोच। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, सेकंड गलत है। करके करने और प्रयोग करने के अवसर, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सके, बच्चे नई नई चीज़ें कर सके, इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो बिल्कुल सही बात है, हमको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब तक करके नहीं सीखेंगे तब तक वो उन चीज़ों को ना कभी याद रख पाएंगे, ना कभी वो उनके अंदर मतलब ग्रहण नहीं कर सकते उन चीज़ों को। थ्योरी के रूप में ज़रूर सीख सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों का कभी उनको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, प्रैक्टिकली कभी वो चीज़ों को नहीं यूज़ कर पाएंगे। और चौथा क्या दिया गया है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम, मतलब बच्चों का एक क्या है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम होना चाहिए। देखिए, स्टैंडर्ड का प्रयोग होना चाहिए परीक्षाओं में, इन सब चीज़ों में, लेकिन सीखने में कभी भी एक स्टैंडर्ड का, एक मानक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके वजह से क्या होती है, लर्निंग ना बहुत छोटी इसमें क्या हो जाती है, सिमट के रह जाती है। ठीक है, एक बहुत ही छोटे स्फेयर में सिमट कर रह जाती है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक फ्लेक्सिबल जो एक पाठ्यक्रम है वो बनाना है, फ्लेक्सिबल तरीके से लर्निंग करवानी है। तो वो ऑप्शन हमारे कौन कौन से, चौथा भी हमको गलत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 और मतलब 3 सही लग रहे हैं। तो 1 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 21 का जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर शायद संज्ञानात्मक कौशल, हाँ ठीक है, संज्ञान से मतलब ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। इनका सिंपल सा एक तरीका है, पहले भी बता चुका हूँ कि अभिकथन को देखो सही है या नहीं, फिर कारण को देखो सही है या नहीं, और अगर दोनों सही लग रहे हैं तो देखिए कि कारण अभिकथन की ही व्याख्या कर रहा है या नहीं, मतलब उससे संबंधित है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम लोग क्या, अभिकथन। शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब टीचर शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग टू चिल्ड्रन इन द फॉर्म्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज। मतलब कि बच्चों को क्या करना चाहिए, टीचर ने बच्चों को अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत सारे संकेत प्रदान करने चाहिए जब बच्चों को हम सिखा रहे हैं। मतलब क्या होता है, पाढ़ का को मतलब पाढ़ किस चीज़ को कहेंगे कि आप बच्चे को जब भी कुछ सिखा रहे हो, जैसे आप मान के चलिए एक पेरेंट्स के रूप में बच्चों को एक साइकिलिंग सिखा रहे हो, या फिर टीचर के रूप में क्या कर रहे हो, नाउन सिखा रहे हो, तो आप उसको अलग अलग संकेत दीजिए कि बेटा देखो, अगर आप नाउन सीख रहे हो तो बताओ, एक जैसे अगर मोबाइल फ़ोन का एक चार्जर लगा हुआ है तो ये क्या है, चार्जर उसका नाम है, नाम ही नाउन कहलाता है। अगर आपका नाम, मान के चलिए आपका नाम है क्या, विजय नाम है, तो विजय क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसी चीज़ को अगर हम प्लांट बोलेंगे तो प्लांट नाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे संकेत देने हैं, बहुत सारे क्या करने हैं आपको, आलम्बन देने हैं, मतलब प्रॉम्प्ट देने हैं, ताकि बच्चा क्या हो पाए, उस चीज़ को पहले खुद से सोचे, खुद से उसका आंसर निकाल सके। ऐसे नहीं कि एकदम से गए और बोले किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड बोल दिया, और अ पर्सन प्लेस और थिंग ऐसा बोल के आप ख़त्म कर दिए। इसमें क्या होगा, बच्चों को जो चीज़ डायरेक्ट मिल जाती है, बच्चा उसके लिए मतलब बच्चा जिस चीज़ के लिए सोचेगा नहीं, उसने आपने उनको संकेत नहीं दिए, डायरेक्ट बता दिया, तो बच्चे उस चीज़ को कभी भी उतने फोकस से देखते नहीं, और उतने उनको वो चीज़ें उतने याद रहती भी नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बच्चों को ढेर सारे संकेत देने हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। और सेकंड ऑप्शन क्या बोला गया है, मतलब हमको ये तो सही लग रहा है, मतलब अभिकथन तो सही लग रहा है। कारण देखते हैं। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बात करी गई है कि अधिक जानकार लोग, मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर को MKO शॉर्ट फॉर्म में। अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों को संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पूरी लाइन सही है, बस यहाँ जो गलत है ना, वो है जीन पियाजे का नाम। ये बात जीन पियाजे ने नहीं करी थी, ये बात करी थी लेव वाइगोत्स्की ने। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अधिक जानकार अन्य के थ्रू शिक्षा देने की बात थी, वो किसने करी थी, वो बात करी थी वाइगोत्स्की ने, ना कि जीन पियाजे ने। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। और गलत भी क्या है, बात पूरी सही करी गई है। अधिक जानकार अन्य लोग अंतःक्रिया के माध्यम से किस तरीके से संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन
ये बात बिल्कुल गलत है कि जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था, ठीक है। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर नहीं दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो हमारा ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब हम पढ़ेंगे अभिकथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अभिकथन देखेंगे सबसे पहले। एक प्रभावी शिक्षा शास्त्री रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो है पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। मतलब एक जो हमारी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है, मतलब जो हमारे शिक्षा शास्त्र में भली प्रकार से सभी लोग मानते हैं, वो क्या है कि अगर बच्चे को आप मान के चलिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो आप उसको किससे कनेक्ट करिए, आप उसको उस चीज़ से कनेक्ट करिए जो पहले से जानता है, ठीक है। मान के चलिए ये कोई भी क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, कोई भी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप ये न्यू को ओल्ड से अगर जोड़ कर पढ़ाएंगे तो बच्चे को क्या होगा, समझने में भी आसानी होगी, और उसके साथ क्या होगा, बच्चे को उस चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ने में, एक नई बड़ी समझ बनाने में आसानी होगी। तो बिल्कुल सही बात है, जो पहले से जानते हैं उसके साथ जोड़ने के लिए कहे जाए, बिल्कुल सही है। समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। ये भी बात बिल्कुल सही लग रही है कि समानता और विभिन्नताओं के आधार पर अगर पहचान करेंगे बच्चे, तो जानकारी उसे संगठित करने में मदद मिलेगी, और उनको क्या होगा, बेहतर याद रखने में भी मदद मिलेगी। तो हमको जो ये वाली बात है, ये भी क्या है कि सही लग रही है। और देखिए, समानता और विभिन्नताओं की बात कब आती है, मान के चलिए आप कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट को ओल्ड कॉन्सेप्ट से जोड़कर बता रहे, तो बच्चा क्या करेगा। मान के चलिए आपने पहले क्या करा, नाउन पढ़ाया, आपने बताया कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब जिन भी चीज़ों के नाम है वो नाउन है। जैसे हाथी, घोड़ा, या फिर पेन, पेपर, पेंसिल, ताजमहल, गंगा, बहुत सारी चीज़ें। और फिर आपने क्या किया, एक नई चीज़ पढ़ाई बच्चों को। ये तो पहले आपने नाउन पढ़ा दिया था, फिर बच्चों को पढ़ाया प्रोनाउन, और आपने बोला कि नाउन के स्थान पर जो यूज़ होंगे वो प्रोनाउन है। तो अब बच्चा क्या होगा, इनमें समानता भी देखेगा कि इनमें क्या समान है, और इनमें विभिन्नता देखेगा। तो इसमें बात तो वही करी गई है कि अगर पूर्व जानकारी से जोड़कर बताएंगे, तो बच्चा क्या होगा, समानता विभिन्नताओं के आधार पर चीज़ों को बांटेगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमको ए भी सही लग रहा है और आर भी सही लग रहा है, और आर में एक ही बात हो रही है, ठीक है, कारण उसी का दिया जा रहा है। तो हमको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए एवं आर दोनों सही है, और आर ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में मोटिवेशन से संबंधित है। बाहरी प्रेरणा मतलब कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन खालिस्तान से आती है, जबकि आंतरिक प्रेरणा खालिस्तान पर आधारित होती है। मतलब बाहरी अभिप्रेरणा के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ, ऐसी चीज़ें जो हमको बाहरी रूप से मोटिवेट कर रही है, हम उसके लिए अंदर से सोच रहे हो या ना सोच रहे हो। जैसे अगर आपको आपके पापा ने बोला, बेटा एक काम करना, आप इस बार 12th में बहुत अच्छे नंबर लाना, 10th में बहुत अच्छे नंबर लाना, या फिर सीटेट में बहुत अच्छे नंबर लाना, और मैं आपको क्या करूँगा, एक मोबाइल गिफ्ट करूँगा, ठीक है। आपको एक मोबाइल या फिर जो भी आईफोन आपको पसंद था, ये गिफ्ट करने की बात करी गई, और आप उसके लिए पढ़ रहे हो और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर आपको ये है कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है, और मैं टीचर बनकर ये काम करूँगा, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाऊंगा, अपने फैमिली को आगे लेकर जाऊंगा, आने वाली जनरेशन को कुछ नया सिखाऊंगा, और उस बेसिस पर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप सीटेट का एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई अलग चीज़ करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या कि आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। देखते हैं, बाहरी अभिप्रेरणा खालिस्तान से आती है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा खालिस्तान पर आधारित होती है। देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि बाहरी अभिप्रेरणा किससे आती है, सजा से बचाव से आती है। तो हाँ, कह सकते हैं कि अगर आपको सजा से बचना है तो आप में एक बाहरी अभिप्रेरणा है किसी भी काम को करने की। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा पुरस्कार जैसे इनाम से आती है, बिल्कुल गलत। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो बाहरी इनामों से नहीं आती, या फिर पुरस्कारों से नहीं आती। वो किस चीज़ से आती है कि आप जो अंदर से जो मोटिवेटेड है, अंदर से अगर कुछ करना चाह रहे उससे आती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा गया है, सेकंड में कहा गया, ये तो गलत है, ठीक है। दूसरों की सराहना से आती है, मतलब कि बाहरी अभिप्रेरणा जो है दूसरों की सराहना से आती है, बिल्कुल सही बात है कि अगर दूसरे सराहना मेरी करेंगे, इस वजह से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, हाँ,
तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो दूसरों की सराहना से जो चीज़ें आ रही है, मतलब कि अगर आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है तो किस चीज़ से आएगा, वो आएगा दूसरों की सराहना से, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है तो आएगा व्यक्तिगत संतुष्टि से, बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। कि मतलब अगर आप खुद से संतुष्ट है किसी काम को लेकर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और खुद से संतुष्ट है क्योंकि आपको आपको पढ़ाई उस चीज़ में काम आ रही है जो आप आगे चल के करना चाहते हैं, और आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, तो आपको व्यक्तिगत संतुष्टि मिलेगी। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कब मिलेगा, जब दूसरों से सराहना मिलेगी। तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे के। यहाँ पर लिखा गया है कि बाहरी प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि से आती, बिल्कुल गलत है। और आंतरिक अभिप्रेरणा दूसरों की स्वीकृति पर आधारित होती, ये भी गलत है। उल्टा कर दिए, जस्ट इसका देखिए जस्ट ऑपोजिट ऑप्शन, ठीक है। और लास्ट में बोला गया है कि बाहरी अपने व्यक्तिगत संतुष्टि से नहीं, आंतरिक जो व्यक्तिगत संतुष्टि से जो होती है वो तो आंतरिक अभिप्रेरणा आती है, ठीक है। और पुरस्कार जैसे इनाम से आंतरिक अभिप्रेरणा आती, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं ये, ज़्यादा इनमें आपको ना दिमाग से ज़्यादा कॉमन सेंस लगाना है इनमें, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय आप इनमें कॉमन सेंस लगाइए। और ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 30 में से मिनिमम 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बाकी जो 10 होते हैं वो होते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है अभिकथन में, कि बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्या और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर बच्चों में हमको क्रिएटिविटी बढ़ाना है, ठीक है, बच्चों में अगर हमको क्रिएटिविटी नीड्स टू बी नर्चर्ड बाय प्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज टू चिल्ड्रन फॉर कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। मतलब अगर हम बच्चों को रचनात्मकता के लिए पोषित करना है तो उनमें चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक और समस्यायिक मुद्दों, मतलब व्यवहारिक समस्याओं को और मुद्दों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप उनके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं रखेंगे, जो चीज़ें समस्या है वो नहीं रखेंगे, तब तक बच्चों में ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी ना क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग का आधार जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग, एनालॉजी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो बच्चों में एक गंभीर सोचने की वो होती है, गहराई से सोचने की क्षमता होती है, वही बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करती है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है, उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। अब रचनात्मक बच्चे हैं, कुछ नया खोजने की जिनमें क्षमता है, उनको क्या होगी, बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता है। कि मतलब उनको कुछ भी ऐसा करवाइए जो उनको सोचने पर मजबूर करे, जो उनको कुछ नया करने पर मजबूर करे। तो इस चीज़ की बात सही करी गई है। और देखिए यहाँ भी बात करी गई है रचनात्मकता को कैसे पोषित करा जाए, किस तरीके से उनको चिंतन मनन के लिए व्यवहारिक समस्याएं दी जाए, और यहाँ भी बात करी गई कैसे उनको बौद्धिक उत्तेजना दी जाए। तो कहीं ना कहीं कारण क्या है, कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से कारण अभिकथन की ही बात कर रहा है, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है। और ये जो है वो आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा हमारा सी। अब आगे बढ़ेंगे, 26 पर आ जाते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अजिमिलेशन, मतलब कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समायोजन नहीं, इसको आत्मसातीकरण लिखना चाहिए था, ठीक है। समायोजन यानी तो अकोमोडेशन होता है, आत्मसातीकरण ये बोला जाता है किसको, असिमिलेशन को। तो ठीक है, इसीलिए इंग्लिश टेक्स्ट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट को ही लास्ट में क्या होते हैं करेक्ट माना जाता है, अगर दोनों के बीच में बात फंसी हुई है तो। अब इसमें देखेंगे कि आखिर क्या है जो असिमिलेशन का सही उदाहरण है। अ चाइल्ड लर्न्स टू राइड अ साइकिल विथ ट्रेनिंग व्हील्स, मतलब एक बच्चा क्या कर रहा है, अतिरिक्त पहियों के साथ साइकिल चलाना सीखता है। क्या ये इसका उदाहरण है, देखने में तो नहीं लग रहा है। बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है, देखते आगे। बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। एक बच्चा ये महसूस करता है कि कुत्ता और बिल्ली क्या है, दोनों जानवर है। तो देखिए जो पहली बात करी गई है, पहले वाले ऑप्शन में बात करी गई है साइकिल चलाना सीखता है अतिरिक्त पहियों के साथ, इसको आप ये मान के चल सकते हैं कि ये है उदाहरण किसके, वाइगोत्स्की के इसके फोल्डिंग का, ठीक है। वाइगोत्स्की ने जो दिया था ना अस्थायी सहायता, ये उसका उदाहरण है। क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले जो बच्चे रहेंगे अतिरिक्त पहिए, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की साइकिल में 2 साइड में एक्स्ट्रा व्हील लगे होते हैं, जबकि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे या वो लोग क्या होते हैं, वो जब अच्छे चलाना सीख जाते हैं तो 2 व्हील क्या होते हैं निकाल दिए जाते हैं।
बहुत ज़्यादा अड़चन भी करते हैं व्हील चलाने में, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, अगर बच्चा मान के चलिए पैडल ठीक से नहीं भी मार पा रहा है तो गिरेगा नहीं। तो क्या होगी, इसके फोल्डिंग के रूप में काम करेंगे, अस्थायी सहायता के रूप में। जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है। तो बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है, ये अजिमुलेशन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये कोई भी नई लर्निंग का उदाहरण है, और खास करके उदाहरण किसका मैं आपको बता दूं, ये है बच्चे के मोटर स्किल्स डेवलपमेंट का। वो भी कौन सी मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। बच्चे में जो सूक्ष्म गति कौशल विकसित हुआ है, क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए क्या होता है कि हाथों के उंगलियों का अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अच्छे से जूते के लेस नहीं बांध पाते, क्योंकि उनमें क्या है, अभी छोटी मसल्स उतनी अच्छी ग्रो नहीं हुई है, उन पर उनका कंट्रोल उतने अच्छे से नहीं आया है। तो ये फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। और तीसरा वाले में क्या बात करी गई है, बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। मतलब कोई भी एक नई चीज़ है तो उसके लिए एक नया शब्द सीखेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का एक नामकरण करता है। बच्चा किसी भी चीज़ की पहचान के लिए क्या होता है, समझ लीजिए बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है। हमारा सही ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चा ये महसूस कर रहा है। मान के चलिए बच्चे ने सबसे पहले कैटेगरी बनाई। इसमें क्या कैटेगरी बनाई कि देखिए, एक है कुत्ता, इसने बच्चे ने बोला ये है कुत्ता, और ये है बोला क्या, कैट यानी कि बिल्ली। अब बच्चे को पता चला कि देखिए कुत्ता तो पहले बच्चे ने सोचा अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, लेकिन बाद में उसने क्या किया, दोनों को असिमुलेट कर लिया। दोनों मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, जोड़ दिया, एक दूसरे में क्या कर दिया, आत्मसातीकरण कर लिया, और बोला कि दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही क्या है, जानवर है, ठीक है। दोनों के दोनों ही क्या है, एनिमल है, जानवर है। तो ये क्या कर लिया, बच्चे ने अजिमुलेट कर लिया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये जो इस वजह से ना, ये जो समायोजन यहाँ दिया था और अजिमुलेशन यहाँ, इस वजह से शायद इस क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था एग्जाम में। शायद इसके सभी को बोनस मार्क्स मिले थे, मैंने ऑफिशियल आंसर की जब चेक की। 27 की अगर हम बात करें, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीज़र से चॉकलेट चोरी करना ठीक है। किसी बच्चे से एक पूछा गया कि क्या आपके अगर माता पिता नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, और फ्रीज़र में चॉकलेट रखी हुई है, तो क्या उसको चोरी करना ठीक है। इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का जो नैतिक विकास है, नैतिक तर्क है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है। देखिए, जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग जी थे, इन्होंने विकास मतलब इन्होंने क्या किया था, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, 3 स्तर दिए थे, और 6 अवस्थाएं, स्टेजेस दी थी, ठीक है। तो 3 स्तरों में इन्होंने, सबसे पहला था पूर्व परंपरागत, फिर होता परंपरागत, और फिर था उत्तर परंपरागत। पहले वाले में क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है। इसमें बच्चा लगभग क्या होता है, 4 से मतलब लगभग 6 साल तक का होता है, 6 साल के ड्यूरेशन तक का। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर सबसे पहले 0 से 4 होगा, 0 से 4 होता है फर्स्ट वाले इसमें। फिर होता है मतलब 4 से लगभग 10 होता है, और फिर 10 से आगे की या 10 से 13 तक भी बोला जाता है, तो वो होता है। अब इसमें क्या है, बच्चा 4 वर्ष का है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाली स्टेज में आ रहा है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि हो सकता है कि वो परंपरागत में भी आ सकता है या फिर पूर्व परंपरागत में भी। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने क्या बोला है कि माता पिता से सज़ा मिल सकती है, इसलिए मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, या फिर मैं फ्रीजर से चॉकलेट नहीं लूँगा। इसका मतलब क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, सज़ा और दंड से बचने के लिए, सज़ा या दंड से बचने के लिए काम कर रहा है। तो इस चीज़ में बच्चा किस अवस्था में है, इसमें है बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में, वो भी पूर्व परंपरागत स्तर के पहली अवस्था में, जिसको क्या बोला जाता है, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते पता नहीं, लेकिन दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्व परंपरागत स्तर का बच्चा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात कर लें, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक खालिस्तान विकसित कर लेते हैं। मतलब अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करें, तो उसमें जो बच्चे होंगे संवेदी प्रेरक अवस्था में, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेज इन्होंने दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चे क्या होंगे, क्या विकसित कर लेते हैं अवस्था के अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, तो ये जो कंजर्वेशन का गुण है, कंजर्वेशन का गुण तो आता है बच्चों में कब, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। कॉन्क्रीट बोले तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये कौन सी है, 3rd नंबर की स्टेज है, इसमें आता है।
हाइपोथेटिकल लॉजिकल रीजनिंग ये आती है बच्चे में कब, ये आती है बच्चे में लास्ट स्टेज में, मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगर हम बात करें बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग की, तो ये आती है बच्चे में किसमें, प्री जिसको क्या बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, मतलब पूर्व संक्रियात्मक बोला जाता है। अगर इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर होगा वस्तु स्थायित्व। अगर वस्तु आपसे एग्जाम में पूछे कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। और किस अवस्था के अंत अंत तक डेवलप हो जाता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। शुरुआत में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, मतलब अगर आप बच्चों के सामने से कोई चीज़ हटा दोगे तो बच्चे के दिमाग में भी वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा इस स्टेज में आगे बढ़ता है, इस स्टेज की जब अंतिम अवस्था आने वाली होती है, तब तक बच्चे में गुण डेवलप हो जाता है। अगर आप उसकी मम्मी को कहीं छुपा भी दोगे तो बच्चे को पता है कि मम्मी तो एग्जिस्ट कर रही है, उसके दिमाग में उसकी माँ एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसके सामने कोई चॉकलेट रखे हो, छुपा भी दिए, तो उसके दिमाग में चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उस चीज़ को क्या करेगा, उस चीज़ को जानता है, उसके दिमाग में चीज़ है। इसके पहले अगर आप कुछ कर भी दोगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं छपती, ठीक है। उसको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, एज पर लेव वाइगोत्स्की इनर स्पीच, मतलब कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है। इनर स्पीच की इन्होंने बात की थी। इनर स्पीच में बच्चा क्या होता है, इनर स्पीच में बच्चा खुद ही से बातें कर रहा होता है, अंदर अंदर, मतलब कि एक तरीके से, मतलब इसमें बच्चा क्या हो सकता है कि खुद खुद से बातें करेगा, बोल बोल कर सकता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इनर स्पीच। इन्होंने इसको प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच अलग अलग नामों से संबोधित किया। तो इसके मतलब इन्होंने क्या विशेषता बताई, ये देखना है। ये बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है। ये बात मानी थी पियाजे ने, किसने मानी थी, जीन पियाजे ने। लेकिन हमको पूछा किसके बारे में गया है, वाइगोत्स्की के बारे में, तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने इसको संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का लक्षण बिल्कुल नहीं माना था। इन्होंने बोला कि जन्म से 3 वर्ष की उम्र तक होती है। ये ऑप्शन कुछ हद तक सही है, मतलब सही है। तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, मतलब कि हमको रीजनिंग करने में और ऑर्गेनाइज करने में थॉट को मदद करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बिल्कुल गलत बात है, कोई संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालती। मतलब बच्चे जो खुद खुद से बातें करते हैं प्राइवेट स्पीच के रूप में, जब जिसकी आवाज़ आप बाहर भी सुन सकते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उसमें तर्क करने में या बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। ऐसा किसका मानना था, ऐसा मानना था हमारे लेव वाइगोत्स्की जी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस CDP के क्वेश्चन पेपर का भी। छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसको क्या बोला जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोला जाता है, HOTS। मतलब कि इसमें क्या होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चा रीजनिंग कर पा रहा है, लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है, ये सब क्या होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मानी जाती है, फिर हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स मानी जाती है। क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा दिमाग की उच्च क्षमता का प्रयोग करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहले क्या लिखा है, सहयोग को हतोत्साहित करके, मतलब क्या है, बच्चे के सब सपोर्ट छीन लो, बच्चों को पूरा डिस्करेज कर दो, तो उससे विकसित हो जाएगी बच्चे की क्या, क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल गलत है, ऐसे तो कभी विकसित नहीं होगी, उल्टा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग मर जाएगी, ठीक है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू डू रट रिहर्सल, मतलब बच्चों को क्या है, आपने बोल दिया एक काम करो, छात्रों को रटने बोल दिया आपने, और रट कर पूर्वाभ्यास करने बोल दिया। इससे बच्चों की रटंत विद्या में तो विकास होगा, बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग में कोई विकास नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये सही तो लग रही है। क्योंकि बच्चा जब क्वेश्चन करेगा कि ये चीज़ क्या है, मतलब ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ क्यों हुई, ये क्यों हो रहा है, अगर पानी आता है तो क्यों आता है, अगर कोई भी गतिविधि होती है तो क्यों होती है, हिस्ट्री में अगर कोई घटना हुई थी तो क्यों हुई थी, ये सब चीज़ें अगर बच्चा करेगा तो क्या होगा, उसका क्रिटिकल थिंकिंग में, उसकी आलोचनात्मक सोच में विकास होगा। और लास्ट में बोला गया कि अधोसंज्ञान को हतोत्साहित करोगे, तो हतोत्साहित तो किसी चीज़ को नहीं करना है, खास करके मेटाकॉग्निशन को। मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब कि आप अगर कुछ चीज़ सोच रहे हो तो वो सही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, ये सब के बारे में भी सोच पाना, अपने थॉट के बारे में सोच पाना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स।